जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। संसद का सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछला सत्र नहीं चला था। इस बार अगर सरकार जेपीसी की घोषणा करती है तो संभवतः विपक्षी दल संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले, लेकिन उससे भी ज्यादा ये सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सत्र के पहले सप्ताह में सरकार को सुप्रीम कोर्ट के 3 सवालों का जवाब देना है। वो 3 सवाल क्या हैं, अभी उसके बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन ये 3 सवाल भारत की राजनीति को एक ऐतिहासिक मुकाम पे पहुंचाएंगे। ये सवाल संसद को पूछने चाहिए थे सरकार से, लेकिन संसद ने नहीं पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। दरअसल ये भारत की राजनीति का एक ऐतिहासिक मौका है। फैसला होगा कि देश की सरकार प्रो माइनॉरिटी, प्रो पुअर या प्रो पीपुल है या नहीं, अल्पसंख्यकों के पक्ष में है, गरीबों के पक्ष में है और सेकुलर है या नहीं है। यह तय होगा इन सवालों से। इससे यह भी तय होगा कि कौन सेकुलर है और कौन कम्युनल है। देश के लोगों को यानी आपको पता चलेगा कि अल्पसंख्यकों के असल मुद्दों पर राजनीतिक दलों की क्या राय है, या फिर सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के नाम पर सिर्फ बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की बात होगी, या बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि से अलग मुल्क की बुनियाद की बात होगी। ये इस सप्ताह, पहला सप्ताह, संसद का पहला सप्ताह तय करेगा जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से गरीब मुसलमानों और ईसाइयों के आरक्षण के मामले पर 3 सवाल पूछे हैं। ये सवाल क्या है, इसे अदालत ने क्यों पूछा, आइए इसे देखते हैं। संविधान बनाने वालों ने सरकार को ये जिम्मेदारी दी थी कि समाज का वो तबका जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार रहा है उसकी मदद करे। नौकरियों में आरक्षण देकर सरकार ने इनकी मदद का रास्ता निकाला। आज सरकार, संसद और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल है जो इस पूरे विवाद को धार्मिक रंग दे रहा है। सवाल ये है कि क्या दलित सिर्फ हिंदू धर्म में है? क्या ईसाइयों और मुसलमानों में दलित नहीं है? सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट से ये सच सामने आया कि देश के अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालत हिंदू दलितों से भी खराब है। केंद्र सरकार से देश की सर्वोच्च अदालत ने 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ये कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 के पैराग्राफ 3 और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 25 में विरोधाभास है। दूसरा सवाल है कि क्या हिंदू दलित, सिख दलित और बौद्ध दलित के अलावा दूसरे धर्मों में मौजूद दलितों को अनुसूचित जाति के नाम पर मिलने वाले फायदे से अलग रखा जा सकता है। और तीसरा सवाल ये कि ईसाई और मुसलमानों को अनुसूचित जाति में शामिल न करने से क्या संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 25 की अवहेलना है। ये मामला तब शुरू हुआ जब 22 मार्च 2004 को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई, जिसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन की निचली जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की गई। इस याचिका में संविधान के पैरा 3 में वर्णित 1950 के राष्ट्रपति के उस आदेश को भी चुनौती दी गई थी, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। हालांकि बाद में कुछ संशोधन करके बौद्ध और सिख धर्म को भी इसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन इसी आदेश की वजह से अब तक मुसलमान दलित, ईसाई दलित, जैन दलित और पारसी दलित को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल सका। दलित, ईसाई और दलित मुसलमान के आरक्षण का मामला देश के कई संस्थाओं के सामने आया। केंद्र सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की राय मांगी। कमीशन ने कहा कि दलित, मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से राय मांगी। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को देखते हुए कमीशन ने कहा कि दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए। सिख दलितों को 1956 में और 1990 में बुद्ध दलितों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया। सिख और बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म की ही एक शाखा बताकर अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया, जबकि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1993 के मुताबिक बौद्ध और सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग बताता है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरह इन दोनों धर्मों में भी जाति और छुआछूत का कोई स्थान नहीं है। बहरहाल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय रंगनाथ रिपोर्ट की सिफारिश पर एक ड्राफ्ट नोट तैयार कर चुका है। ये ड्राफ्ट नोट कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए तैयार किया गया है।
इसे 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक तरफ संविधान के उक्त अनुच्छेदों में समानता की बात है, वहीं दूसरी तरफ पैरा 3 इस समानता के रास्ते में बाधक बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जो सवाल पूछे हैं, वही सवाल देश के करोड़ों अल्पसंख्यकों का भी है। हमारी सरकार कभी कभी बाजीगरों की तरह काम करती है। उसने ये खबर फैला दी कि 17 तारीख को इन सवालों पर कैबिनेट फैसला लेगी। उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट में क्या जाना है, इसके बारे में डिस्कशन भी होगा और इसका फैसला भी होगा। और मजे की बात यह है कि यह भी कहा गया कि वो सूचीबद्ध हो चुका है सवाल, इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। इस मामले को लेकर संघर्ष कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं की आंखों में खुशी थी, उनका दिल बल्लियों उछल रहा था। इस मामले को किसी अंजाम तक पहुंचने का एक खुशनुमा ख्याल उनके मन में आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन 17 तारीख को ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बीच प्रधानमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रधानमंत्री ने की, किसी टीवी संपादक ने, इस देश के महान टीवी संपादकों की पूरी फौज में से किसी एक ने भी प्रधानमंत्री से अल्पसंख्यकों, गरीबों और सेकुलरिज्म से संबंधित सवालों पर और उन पर सरकार के रुख को लेकर के कोई सवाल नहीं पूछा। ये महान संपादक, टेलीविजन पत्रकारिता के महान संपादक, इन्होंने प्रधानमंत्री से नहीं पूछा कि 2006 में आपने घोषणा की थी कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक वंचितों और अल्पसंख्यकों का होगा। किसी ने प्रधानमंत्री से नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री जी, ये घोषणा आपकी सिर्फ घोषणा थी या लोगों को बरगलाने का कोई नया तरीका था, आप क्यों उसके बाद खामोश हो गए? किसी ने नहीं पूछा। ध्यान रखिएगा, अब इंतजार 24 तारीख का है। 24 तारीख का इसलिए कि उस दिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। सवाल यह कि सरकार टालमटोल क्यों कर रही है? अल्पसंख्यकों के वोट लेने में देश के राजनीतिक दल हर हथकंडे अपनाते हैं, उन्हें वायदे करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब उनके मुद्दे सामने आते हैं तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता? इन मुद्दों को टालने का आखिर रहस्य है क्या, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। थोड़ा सा ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में, ईसाइयों और मुसलमानों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के बारे में। सरकार ने अल्पसंख्यकों के हालात समझने के लिए सच्चर कमेटी बनाई और रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया। इन दोनों ने अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन इसके आगे की कार्रवाई रुक गई। रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कई सुझाव दिए, लेकिन सरकार ने इसे लागू क्यों नहीं किया, आइए इसे देखते हैं। साल 2004 में गठित रंगनाथ मिश्रा आयोग ने जुलाई 2007 में ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। कानूनन सरकार को 6 महीने के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ आयोग की रिपोर्ट को संसद में पेश कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। पहले तो केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को ही दबा दिया था, लेकिन जब चौथी दुनिया अखबार ने रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट ही छाप दी तो राज्यसभा में हंगामा मच गया। सरकार ने फिर भी रिपोर्ट पेश नहीं किया। इसके बाद लोकसभा में हंगामा हुआ। इस बार प्रधानमंत्री सांसदों की मांग को टाल नहीं सके। रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया। इस आयोग की राय में पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए एक समान मापदंड होने चाहिए। अल्पसंख्यकों में उन सभी वर्गों और समूहों को पिछड़ा माना जाए जिनकी स्थिति बहुसंख्यक पिछड़ों की तरह है और जिन्हें वर्तमान स्कीम के तहत पिछड़ा माना जाता है। अल्पसंख्यकों के वैसे समूहों को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए जिनमें लोग बहुसंख्यक हैं और आदिवासी भी हैं, भले ही उनका धर्म जाति व्यवस्था में विश्वास न करता हो। आयोग के मुताबिक सभी गैर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में 15% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिनमें 10% सीटें मुस्लिम और 5% अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो। मुस्लिमों द्वारा संचालित स्कूलों, कॉलेजों को अधिक से अधिक सहायता मिलनी चाहिए।
मदरसा आधुनिकीकरण योजना को फिर से संशोधित करना चाहिए। आंगनबाड़ी नवोदय स्कूल मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में खोले जाएं और मुस्लिम परिवारों को वहां अपने बच्चे भेजने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। साथ ही आयोग ने ये सुझाव दिया है कि एक ऐसा प्रभावकारी तंत्र विकसित किया जाए जिससे छोटे मोटे उद्योग धंधों का आधुनिकीकरण किया जा सके और अल्पसंख्यकों में से कारीगरों व दस्तकारों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सके। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सभी सरकारी नौकरियों में 15% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित करने की बात कही है। इसमें 10% मुस्लिमों और 5% अन्य अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। आयोग के फॉर्मूले के मुताबिक 27% ओबीसी कोटे में से 8.4% अल्पसंख्यकों को दिया जाए, जिसमें 6% मुस्लिमों और बाकी अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो। रंगनाथ मिश्र आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत के किसी एक धर्म की जाति अन्य धर्म में भी पाई जाती है। इनकी समस्याएं भी एक तरह की ही होती हैं। भारतीय संविधान जाति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को नकारता है। धर्म के आधार पर भी भेदभाव का निषेध है, जबकि वास्तव में ऐसा हो रहा है। संविधान के इसी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए आयोग ने संविधान के पैरा 3 अनुसूचित जाति आदेश 1950 को खत्म कर देने की सलाह दी है, जिसके प्रावधान मुस्लिम, ईसाई, जैन और पारसी को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का निषेध करते हैं। आयोग ने इन सुझावों के साथ साथ ये भी बताया है कि इनको किस तरह से लागू किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट 1993, संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950, जनजाति आदेश 1951 और केंद्र व राज्य सरकार की अनुसूचित जाति और जनजाति सूची में संशोधन हो। केंद्र और राज्य स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के चयन की प्रक्रिया व कानून में संशोधन हो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक्ट 1992, राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान आयोग एक्ट 2004, वक्फ एक्ट 1993 व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त बोर्ड में संशोधन किया जाए। देश के सभी जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण समिति की स्थापना की जाए, जिसमें अधिकारी और स्थानीय एक्सपर्ट हो जो अल्पसंख्यकों से जुड़े सभी मुद्दों के लिए एक नोडल एजेंसी की तरह काम करें। मुसलमानों के सामने और अल्पसंख्यकों के सामने दो तरह की समस्याएं हैं, पेट भरने की, बीमारी की, रोजगार की, शिरकत की, हिस्सेदारी की और इज्जत के साथ इस मुल्क में जीने की। इसके अलावा इनके साथ कुछ और समस्याएं भी हैं जो दूसरी कैटेगरी में आती हुई, जैसे भावनात्मक समस्याएं। सवाल यह है कि बड़ी संख्या में मौजूद देश के मुसलमानों के लिए सरकार कर क्या रही है? क्या सरकार उन्हें जागरूक कर रही है? लोकप्रिय और सही सरकार का काम जागरूकता पैदा करना है ताकि लोग अपनी समस्याओं के प्रति न केवल चेतन हों, उन्हें समझें और उन्हें लड़ने के लिए खुद भी खड़े हों। लेकिन ये काम अफसोस की बात है कि सरकार नहीं कर रही है। तो फिर कर कौन रहा है? एक लोकप्रिय टेलीविजन चैनल ईटीवी, जिसने अल्पसंख्यकों की समस्याओं के ऊपर अभी 1 महीना हुआ जयपुर में 5 घंटे का सेमिनार किया और दूसरा सेमिनार इसी 20 तारीख को बंबई में होने जा रहा है, जहां पर देश के अल्पसंख्यकों के सामने क्या चुनौतियां हैं उसके ऊपर देश भर के विद्वान जुटेंगे और अपनी बात कहेंगे। लेकिन सरकार ने क्यों यह काम नहीं किया हम नहीं जानते, पर हम जो लोग जनता को उसके हकों के प्रति चेतन करना चाहते हैं, हम ये काम कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए क्या सिर्फ आरक्षण ही एक रास्ता है? इस रहस्य के ऊपर से हम पर्दा उठाएंगे ब्रेक के बाद। पर ब्रेक पे जाने से पहले आपको ये बता दें कि जयपुर के बाद मुंबई में 20 तारीख को सेमिनार होने जा रहा है और उसके बाद कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली में भी ईटीवी अल्पसंख्यकों के सामने चुनौतियां जैसे गंभीर विषय के ऊपर सेमिनार करने जा रहा है और उसे सारी दुनिया में लाइव दिखाया जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आरक्षण क्या एकमात्र रास्ता है, इसके ऊपर बातचीत। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गरीब
और पिछड़े अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में, ईसाइयों और मुसलमानों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के बारे में। आखिर हम ये क्यों बात कर रहे हैं? बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जो सबसे बंद समाज था, पश्चिम एशिया का समाज, उस पूरे पश्चिम एशिया में आज लोकतंत्र की, हक की, बराबरी की, महंगाई, बेरोजगारी की और इसके खिलाफ लड़ने का लोगों में ऐसा जज्बा पैदा हुआ है जिसने पूरे पश्चिम एशिया का इतिहास बदलने का काम शुरू कर दिया है। एक राष्ट्रपति जो सर्वसत्ता संपन्न शक्तिशाली राष्ट्रपति था, उसे लोगों की ताकत के आगे इस्तीफा देकर के सरकार छोड़नी पड़ी। 30 साल पुराना शासन उसे छोड़ना पड़ा। इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि अभी वक्त है, अभी सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है और सरकार को ये बार बार इशारा कर रहा है कि अल्पसंख्यकों के हालात को वो समझे। उसने सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट की सिफारिशें हैं, उन्हें वो लागू करे, वो इसके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के सवाल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कानूनी तौर पर एफिडेविट के साथ जवाब देने के लिए सवाल नहीं है। ये इशारे हैं, ये संकेत हैं और बता रहे हैं कि अगर संसद में बैठने वाले लोग, रायसीना हिल पे रहने वाले लोग अगर नहीं चेतते हैं तो इस मुल्क में क्या क्या आगे हो सकता है। अभी हम ये देखें कि सरकार आखिर इसे लागू क्यों नहीं कर रही है। आप भी समझिए और इसके पीछे के जो तर्क हैं उन्हें जानने और समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत जरूरी है। दरअसल सरकार के सोचने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमजोरी है। सरकार को आरक्षण के लिए नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान की योजना बनानी है। आरक्षण से आप हिस्सेदारी दे सकते हैं प्रशासन में, लेकिन उससे रोजी रोटी नहीं आती, माहौल नहीं बदलता। सरकार माहौल बदलने में असफल रही है। आज देश का माहौल ऐसा हो गया है कि अल्पसंख्यक नौजवान धर्म की वजह से दो तरह से नुकसान उठा रहा है, चला जा रहा है। एक तरफ उसे नौकरियां नहीं मिलती क्योंकि वो मुसलमान है, दूसरी तरफ उसे रहने के लिए मकान नहीं मिलता। संसद के सदस्य हैं मौलाना महमूद मदनी, बता रहे थे कि जा रहे हैं तो एक बच्चा अपनी मां से कह रहा है, इनोसेंट बच्चा, मामा मामा देखो ओसामा बिन लादेन जा रहा है। ये माहौल है समाज का। बच्चा एक समय हर सिख को आतंकवादी कहता था, अब बच्चा हर मुसलमान को आतंकवादी कहता है। ये माहौल किसने बनाया? ये माहौल इस देश की सांप्रदायिक ताकतों ने बनाया। सरकार इसका मुकाबला करने में असफल रही है और यहीं पर सरकार को तत्काल चेतना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार नहीं चेतेगी तो जो डिप्राइव लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जिन्हें अवसर नहीं मिल रहे हैं, चाहे धर्म की वजह से, गरीबी की वजह से, किसी भी वजह से जिन्हें अवसर नहीं मिल रहे हैं, वो हाथ में बंदूक उठाएंगे। ऐसे लोगों को बंदूक उठाने से रोकना होगा। ये जिम्मेदारी आपकी, हमारी और सबसे बड़ी सरकार की जिम्मेदारी है। विदेशी ताकतों के चंगुल से ऐसे नौजवानों को बचाना होगा, क्योंकि ये स्थिति विदेशी ताकतों के लिए सबसे आसान और सबसे आतंक की फसल को पैदा करने की सबसे उपयुक्त स्थिति है। देश के हर वर्ग के नागरिक को यह एहसास दिलाना होगा कि यह देश उसका है और सरकार उसके बारे में चिंतित है। अगर एक तरफ भ्रष्टाचार के खुलासों की श्रृंखला बंद नहीं होती, जो अभी फिलहाल बंद होती दिखाई नहीं दे रही, दूसरी तरफ गरीबों का एक बड़ा तबका अपने को छला हुआ महसूस करे और उसे लगे कि क्या प्रधानमंत्री, क्या विपक्ष का नेता, क्या राजनीतिक तंत्र और क्या अफसर सब उसके खिलाफ खड़े हैं, तो मानना चाहिए कि इन वर्गों का भूखा नौजवान, इन वर्गों का निराश नौजवान, भविष्य के प्रति आशा विहीन नौजवान आपकी, समाज की, सरकार की आंख में आंख डालकर अपना हक छीनने के बारे में सोचना शुरू कर देगा। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद।